चलो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 5 क्लास लगा था हम लोग को इसको कंप्लीट करने में, बट आज ये 1 घंटे के अंदर में पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए थे, लाइक मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इन तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है और क्या उसमें लिमिटेशंस है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या क्या टाइप है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और अकाउंटिंग का कौन सा ब्रांचेज है और अकाउंटिंग का हमारा क्या सिस्टम है। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसको रट के ही जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, क्रिकेट मैच के बारे में तो सब जानते होंगे, लड़के लोग तो क्रिकेट खेलते भी है, लड़की लोग क्रिकेट मैच देखती होगी। ठीक है, तो क्रिकेट के बारे में सबको पता है। बताओ, क्रिकेट मैच जो होता है, अगर हम 2020 का बात करें, जैसे आईपीएल होता है, तो कितने ओवर का मैच होता है? 20 ओवर का मैच होता है। तो 20 ओवर का मैच अगर होता है तो देखते हो हर एक ओवर का, हर एक बॉल का हिसाब रखा जाता है, होता है कि नहीं? अगर हमको हर एक बॉल का हिसाब नहीं पता होगा कि किस बॉल में कौन सा प्लेयर कितना रन स्कोर किया, तो तुम कैसे दो टीम का कंपैरिजन करोगे, कैसे डिसाइड होगा कि कौन मैच जीता कौन मैच हारा? जैसे आज के डेट में हम लोग जानना चाहते हैं कि विराट कोहली कब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, कितना सेंचुरी मार चुका है, कितना 50 मार चुका है, कितना वो कैच लिया अभी तक, ये टोटल हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। यानी हम लोग भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग तो उसमें भी कर रहे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, बट अकाउंटिंग मतलब हिसाब तो रखा जा रहा है, तो हर चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, हिसाब तो रख सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में पूरा क्रिकेट का एक हिसाब रखा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अपने बिजनेस में जितने होने वाले ट्रांजेक्शन है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, माल खरीद रहे, माल बेच रहे, स्टाफ को सैलरी का पेमेंट कर रहे, दुकान का किराया जमा कर रहे, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे, जो किस टर्म में हो रहे, फाइनेंशियल, मतलब जो मनी के टर्म्स में, उन सब का हमें एक प्रॉपर क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक हिसाब रखना है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। तो देखो होता क्या, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस का मतलब जहां पर सीरीज बाय सीरीज एक एक स्टेप करके हम लोग चलेंगे। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सबसे पहला काम क्या, आइडेंटिफाइंग, फिर क्या करेंगे, मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating the financial information in an useful manner to the users of accounting। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 स्टेप बताया गया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है, फिर समराइज करना है, फिर उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे अकाउंटिंग करने से, जो भी बिजनेस का, उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो क्या चीज को सर आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग जो भी बिजनेस करेंगे, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस के अंदर में अकाउंटिंग होता है। अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, देखो कहीं पर भी अगर बात पैसे का हो रहा है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, जहां पर भी बात पैसे का हो रहा है, मनी इन्वॉल्व है, वहां पर हम लोग उसका हिसाब रखेंगे, तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, बट क्लास 11th का स्कोप कोई एनजीओ का नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, बिजनेस का है, तो हम लोग बिजनेस के टर्म्स में बात करते हैं। तो हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, सबसे पहले उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब क्या, ये देखो कि तुम्हारे बिजनेस में जो भी तुम लेन देन कर रहे हो वो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल। बिकॉज अकाउंटिंग में हमें सिर्फ किन से मतलब होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, नॉन फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। सर फाइनेंशियल क्या था और नॉन फाइनेंशियल क्या था? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जिसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल वो जिसमें कोई भी मनी वैल्यू अटैच्ड नहीं है। लाइक हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको जो सैलरी का पेमेंट करेंगे, उसका तो अपने को पता है कितना पेमेंट किए, उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मेरा एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, मेरा एम्प्लॉय क्या है, ऑनेस्ट है, तो उसके ऑनेस्टी को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि अपने बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, मेजर। मेजर मतलब उसका मनी वैल्यू, बिकॉज जब भी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना, तो उसका हम लोग को बगल में मनी वैल्यू लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मार्केट से फर्नीचर परचेज करके लाए हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हम लोग को फर्नीचर का एंट्री करना होगा और बगल में उसका अमाउंट लिखना होगा कि कितने का फर्नीचर परचेज किया गया। अगर गुड्स परचेज किए तो बगल में लिखना होगा कितने का गुड्स परचेज किया गया। गुड्स सेल कर रहे हैं तो बगल में उसका वैल्यू लिखना होगा। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को हमको मनी के टर्म में क्या करना है, मेजर करना है। क्योंकि हम लोग जब रिकॉर्डिंग करेंगे, एंट्री पास करेंगे, तो उसका बगल में क्या लिखना होगा, मनी वैल्यू। हम लोग कोई कहानी नहीं बना रहे, कोई ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे कि आज हम लोग क्या क्या काम किए, आज हम लोग मार्केट से फर्नीचर लाए, ये कहानी नहीं लिखना है। हम लोग को हर चीज का क्या लिखना है, मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में अपना एंट्री रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फाइनेंशियल है। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एविडेंस का हेल्प लेंगे, क्योंकि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उसका क्या हो रहा होगा, एविडेंस। जैसे कहीं से माल खरीदे होंगे तो बिल होगा, कस्टमर को माल बेच रहे हैं तो उसका हम लोग इनवॉइस काट रहे होंगे। ठीक है, कोई भी चीज का
अगर किसी को पेमेंट किए होंगे तो वहाँ से रिसिप्ट जनरेट हुआ होगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई किसके मदद से करते हैं, एविडेंस के मदद से, ठीक है। फिर उसका मनी वैल्यू मेजर करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड। तो मेन अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग से देखा जाए तो, यानी हम लोग एंट्री पास करना सीखेंगे। तो बताओ सबसे पहले जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे जिस डायरी में, उस डायरी को क्या बोला जाता है, जर्नल। क्या बोला जाता है, जर्नल। चलो तुम लोग को जर्नल का हल्का सा हम दिखाते हैं, फोटो कैसा बनता है, जर्नल कैसा होता है, ठीक है। ये बन गया अपना एक जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। पहला कॉलम हो गया डेट का, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम बन गया पार्टिकुलर्स का, फिर एक पतला सा कॉलम रहता है लेजर फोलियो के लिए, फिर एक कॉलम रहता है डेबिट का और एक कॉलम रहता है क्रेडिट का, ठीक है। ये अपना फॉर्मेट हो गया जर्नल का। अच्छा, जैसे स्कूल में मैडम लोग हम लोग का अटेंडेंस लेती है, अटेंडेंस रजिस्टर को देखना, अटेंडेंस रजिस्टर का भी अपना एक फॉर्मेट होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, फिर बगल में वो एब्सेंट और प्रेजेंट लिखने के लिए कॉलम बना हुआ रहता है। सेम वे उसी तरीके से हम लोग जो जर्नल बनाएंगे ना, जर्नल का ये फॉर्मेट है। सर ऐसा कोई डायरी मार्केट में मिलता होगा क्या, देख लेना अगर मिलता होगा तो, नहीं तो जाकर के जहाँ पर प्रिंटिंग होता है वहाँ पर जाकर के छपवा लेना ऑर्डर दे करके, या उतना भी नहीं करना तो मार्केट से कोई भी एक सिंपल कॉपी खरीद लो, रूल कॉपी, उसमें अपने से क्या कर लो, ये लाइन ड्रॉ कर लो, तो अपना एक फॉर्मेट तैयार कर लो, क्योंकि जो तुम एंट्री पास करोगे वो इसी फॉर्मेट के अंदर में करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहला कॉलम क्या लिखेंगे, डेट, फिर क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है, फिर एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। ये बन गया मेरा जर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं कहां पर करते हैं, जर्नल। देखा जाए तो अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अपने रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अब एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम लोग एक फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर परचेज किए फॉर ₹10,000, फर्नीचर परचेज किए 10,000 का। अब हमको इसका एंट्री करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसको भी एक बार रिवाइज करो, ठीक है। हम लोग के बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है और जो भी एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, इसके साथ रूल ये है कि अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग अकाउंट्स में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी हम लोग का एसेट और एक्सपेंस बिजनेस से डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट से कोई एसेट हम लोग परचेज करके लाए, तो हमारा एसेट इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, डेबिट, और वही एसेट जब पुराना हो जाता है तो कभी बेच देंगे, तो एसेट डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। और हमारे बिजनेस में जो लाइबिलिटी होता है या जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं या जो ऑनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इन तीनों के साथ क्या रूल अप्लाई है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इनको क्या किया जाएगा, क्रेडिट, और ये डिक्रीज करेंगे तो इनको क्या किया जाएगा, डेबिट। अब देखो पहले ही चैप्टर में हम ये सब बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर तुमको सिर्फ हम इतना ही बोल करके छोड़ दे कि देखो जर्नल में एंट्री करते हैं फिर लेजर में क्लासिफिकेशन, तो बस तुम सुनोगे, कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम तो करना ही है, अभी नहीं, डिटेल में करना है। इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो 10 क्लास लगेगा, लेकिन अभी पता है क्या, तुमको एक इमेज तो क्रिएट हो गया कि अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग करते, कहां पर करते, जर्नल में। ये जर्नल का डिजाइनिंग हो गया। अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, रूल। तो एक चैप्टर पढ़ोगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल अभी समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन हाँ में हाँ मिलाते जाओ। हाँ ठीक है सर, एसेट एक्सपेंस का रूल है कि बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। अब जैसे जिनको बेसिक टर्म्स पढ़ा हुआ है उनको तो इनका मतलब समझ में आ रहा होगा, बट अब जिनका बेसिक टर्म्स छूटा हुआ उनको शायद दिक्कत होगा, ठीक है। सर अब ये चलिए अगर रूल है तो इसका होगा क्या, आप देखो बिजनेस में हम लोग क्या परचेज करके लाए, तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कम से कम 2 अकाउंट के ऊपर असर पड़ता है। जैसे हम अपने डायरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम तो एक हिसाब किसका रखेंगे, फर्नीचर का। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। एसेट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारा है, हमारे कंट्रोल में, जिससे हमको फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट, मतलब प्रॉपर्टी। तो आज अगर फर्नीचर खरीद लिए तो फर्नीचर मेरा क्या हो गया, एसेट। तो अगर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ डेट दे देंगे, जैसे आज 2023 है और आज मान लीजिए 10 जून है, ठीक है। तो हम अपने बिजनेस के लिए क्या खरीद करके लाए, फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, और स्पेस दे करके क्या देंगे, डेबिट। और डेबिट वाले में अमाउंट लिख दो, कितना हो गया, 10,000। एक अकाउंट तो पता चल गया कि फर्नीचर इन्वॉल्व है, ठीक है, फर्नीचर का हिसाब मेंटेन कर लिए। अब बताओ फर्नीचर खरीदने के कारण मेरे बिजनेस से क्या चला गया, पैसा चला गया। तो कैश का भी हिसाब डायरी में रखना है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश बचा। तो हम लोग एक कैश का अकाउंट बनाएंगे। कैश भी वैसे हमारा क्या होता है, एसेट ही, लेकिन इस बार ये जा रहा है, इस बार ये जा रहा है, तो ये क्या होगा,
क्रेडिट। तो अब हम लोग को क्रेडिट करना है। अब हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है उसके लिए हल्का सा स्पेस छोड़ करके पहला वर्ड क्या लिखा जाता है, टू, और फिर अब क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और यहां पर क्रेडिट वाले कॉलम में भी कितना लिख देंगे, 10,000। ठीक है, तो ये जर्नल चैप्टर में जब पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट ये रहा अपना, इस तरीके से काम किया जाएगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर रूल्स लगाना होगा, फिर उसको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से काम हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर इस एंट्री को लिखने के बाद इसका एक नरेशन लिखा जाता है कि ये एंट्री क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दो। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ही तो कॉपी करना है। फर्नीचर खरीदे थे तो क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, ताकि जिसको ये एंट्री समझ में नहीं आ रहा है वो अगर नरेशन पढ़ लेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्या कहना चाहता है, कि हम लोग फर्नीचर खरीद करके लाए। ठीक है, यहाँ पर बीइंग वर्ड हम लोग हमेशा लगाते हैं, ये ट्रेडिशन अपना चला आते जा रहा है, बट आज के डेट में बुक में देखोगे तो लिखा हुआ रहता है कि अब ये सब बीइंग का जमाना गया, नहीं लगाया जा रहा, बट जब तक लगाया जा रहा तब तक ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एक एंट्री हो जाता है हम लोग इस लाइन को क्या कर देते हैं, बंद। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल। तो जर्नल अपना पहला स्टेप है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिए, उसको मेजर कर लिए, फिर उसको रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है अकाउंट्स के अंदर में, बोलो क्या करना है, क्लासीफाइंग। अब ये क्लासीफाइंग का क्या चक्कर है समझो। बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, इनफैक्ट एक दिन के ही अंदर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, एक दिन के ही अंदर में कम से कम बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो जर्नल में तो हम सारे ट्रांजेक्शन को लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। अब बताओ, तुमको जर्नल से इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट कर पाओगे। जैसे अगर तुम जानना चाहोगे कि आज के डेट में तुम्हारे पास कितना कैश बैलेंस है, तुम्हारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश बैलेंस बच गया, तो अब दिन भर में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व हो गया होगा। जैसे एक ट्रांजेक्शन हम और ले लेते, मान लीजिए 15 जून को एक ट्रांजेक्शन हम और ले लेते, किसी को गुड्स बेचे थे तो कैश आया, तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए, मान लीजिए 5,000 रुपया, और सेल्स हो गया हमारा इनकम 5,000 रुपये का। ठीक है, अब ये मत सोचना कि कैसे हुआ, ये तो तुमको अभी समझ में आएगा भी नहीं, एक एंट्री हम रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए होंगे। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास कितना कैश अभी बचा हुआ है, कितना कैश अभी बचा हुआ है, तो एक तो तरीका ये कि तुम जर्नल में ढूंढो एक एक करके ट्रांजेक्शन जहां पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ होगा, कैश, और चेक करो कब कैश आया कब कैश गया, कब कैश आया कब कैश गया। तो बेटर है कि हम एक काम करते, क्या बना लेते, लेजर बना लेते। क्या बना लेते, लेजर। लेजर मतलब क्या बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे। अब कैश का अकाउंट बना करके करना क्या होगा, कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको इस डायरी से पकड़ करके इधर लेकर के आओ, इस डायरी से पकड़ करके इधर लेकर के आओ। मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे, जो ट्रांजैक्शन एक नेचर का है उसको एक अकाउंट के अंदर में डाल दो, तो तुमको कैश का सारा हिसाब पकड़ा जाएगा। तो अब देखो ये कैसे बनता है, इसमें दो साइड है, एक साइड होता है अपना डेबिट और एक साइड होता है अपना क्रेडिट। ठीक है, यहां पर देखो फर्नीचर अकाउंट को तो डेबिट करना है और कैश अकाउंट टू के साथ है, मतलब इसको क्या करना है, क्रेडिट। हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश का, तो कैश को क्रेडिट करना है कितने से, 10,000 से, तो कैश को क्रेडिट करो कितने से, 10,000 से। सर कैश को क्रेडिट तो कर दिए 10,000 से, तो अब रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, कैश पैसा जा रहा है बिजनेस से, किस कारण से, कि फर्नीचर खरीदे थे। तो यहां पर राइट साइड में एंट्री हो जाएगा बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर। लेजर में जब भी राइट साइड में एंट्री होगा तो पहला वर्ड क्या होता है, बाई। ये सब फॉर्मेट का पार्ट है, सब हमको सीखना ही है, लेजर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे, बस अब तुम लोग एक डेमो दिखा रहे हैं। ठीक है, एक डेमो दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग के यहां पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए कितने से, 10,000 से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में तो कैश डेबिट में मिल गया, कहां मिल गया, डेबिट में, 5,000 से, तो कैश के डेबिट साइड में एंट्री कितने से होगा, 5,000 से। लेकिन कैश के सामने पड़ोसी कौन है, सेल्स, बस पड़ोसी को उतार दो, क्या हो जाएगा, टू सेल्स। तो लेजर में इधर में जब भी एंट्री होगा पहला वर्ड क्या आएगा, टू, और राइट साइड में जब भी एंट्री होगा पहला वर्ड क्या आएगा, बाई। ठीक है, मतलब हमारे पास कैश इतना आया, कैश इतना आया और कैश इतना गया। तो अब एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो गया, इतना कैश आया इतना कैश गया, तो कितना कैश हमारे पास बचा, हमारे पास 5,000 आया, हमारे पास कितना गया, 10,000, तो हमारे पास कितना बचा, इसको कंपेयर। ऐसे तो हाँ ये नंबर के हिसाब से तो नेगेटिव में चला जा रहा है, तो मैं काम करते इस नंबर को चेंज करके 10,000 की जगह कितना, 1,000 कर देते, समझाने के लिए 1,000 कर देते, ये 1,000 कर देते। तो 5,000 आया और कितना गया, 1,000, तो अपने पास कितना बचा, 4,000, तो उसी को यहाँ पर बैलेंस निकाल दो। अब बैलेंस कैसे करते सर, बैलेंस तो तुमको भी दिख रहा है, 5 माइनस 1 कितना, 4, तो कैसे करेंगे, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 5, इधर कितना लिख दो 5, और इधर भी कितना मेकअप करना है 5, तो इधर कितना घट रहा है 4, इसको लिख दो बाई बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कैरीड डाउन। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 4000 का बैलेंस। अब देखो लेजर में हमारा दो साइड है, एक साइड है डेबिट और एक साइड है क्रेडिट। ये जो डेबिट क्रेडिट हम लोग बोलते रहते हैं अकाउंट्स में, ये कुछ नहीं, अकाउंट का दो साइड है, लेफ्ट साइड कहलाता है डेबिट, राइट साइड कहलाता है क्रेडिट, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, वो रूल पे डिपेंड करता है। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है। सर ये काम हो गया, ये बैलेंस आ गया। सर ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस है हम लोग का डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। सर अब ये क्या चक्कर है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, देखो जो बैलेंस बचा या तो वो डेबिट बैलेंस बचेगा या तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। सर अपने को कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ये 4000 आने का रीजन क्या है, कौन सा साइड हायर था, डेबिट वाला नंबर हायर था, तो ये जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बचेगा, डेबिट बैलेंस। और अगर मान लीजिए इधर का टोटल ज्यादा होता तो कम किधर पड़ता, इधर, तो वो फिर कौन सा बैलेंस हो जाता, क्रेडिट बैलेंस। तो ये या तो डेबिट बैलेंस आ सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। सर अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए और लेजर में क्या कर लिए, क्लासिफिकेशन। जर्नल में क्या कर लिए, रिकॉर्ड, और लेजर में क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन। यानी लेजर में सबका खाता खोलेंगे, क्या करेंगे, सबका खाता खोलेंगे। तो बिजनेस में जितने भी चीज है, जितने भी एसेट्स है, जितने भी लायबिलिटी है, जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंस है और कैपिटल, सबका क्या करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे, ताकि हम उससे एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाए कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितना कैश बचा हुआ है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किए, कितना अकाउंट से विड्रॉ किए, कितना अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है, कितना फर्नीचर परचेज करके लाए थे, कितना डेप्रिशिएट हो गया या कितना सेल कर दिया, कितना हमारे पास बच गया है। कोई ऐसा कस्टमर जिससे उधार में काम करते तो उसको उधार में कितना का गुड्स बेचे, कितना पैसा मिल गया, कितना कस्टमर से पैसा लेना बाकी है। सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा सप्लायर से कितना माल उधार में खरीदे, कितना पेमेंट कर दी, कितना पेमेंट करना बाकी है। इंप्लॉय को साल भर में कितना सैलरी पेमेंट कर दिए, लैंडलॉर्ड को कितना रेंट का पेमेंट कर दिए, कितने रुपए का माल बेचे, कितने रुपए का माल खरीदे, हर चीज का क्या बना देंगे, अकाउंट बना देंगे, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, समराइजिंग। सर समराइजिंग क्या होता है, अब हम लोग को क्या बनाना है, समराइजिंग। क्योंकि जर्नल और लेजर में तो बहुत डिटेल में ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, मोटा मोटा डायरी भर जाएगा, तो अब हम लोग करें तो करें क्या, हम लोग उसका एक समरी तैयार करेंगे। समरी में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला काम है क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस बनाना कोई जरूरी नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि उसके मदद से हम लोग अपने बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, वो इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस कैसा बनता है, ये रहा ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट, ठीक है। ये जो चैप्टर तुमको आगे पढ़ना है बस उसी का एक छोटा सा डेमो है। यहां पर हम लोग लिख देंगे हेड्स ऑफ अकाउंट, जो जो अकाउंट बना उसका नाम, फिर उसमें या तो डेबिट बैलेंस बचा होगा या तो उसमें क्रेडिट बैलेंस बचा होगा। बिकॉज अभी जो हम लोग कैश का अकाउंट बनाया उसमें कौन सा बैलेंस आया, डेबिट। हो सकता है किसी अकाउंट में कौन सा बैलेंस बचे, क्रेडिट। तो तुम लेजर में जितने भी अकाउंट खोले हो ना, बेसिकली अकाउंट 5 टाइप का ही हो सकता है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल। ये सब का एक लिस्ट तैयार कर लो। तो मान लीजिए हम एक कैश अकाउंट बनाए थे, तो कैश अकाउंट में मेरे पास कितना बच गया, 4000। मान लीजिए हम फर्नीचर का अकाउंट भी बनाए होंगे, तो हो सकता है कि मेरे पास फर्नीचर का कितना बैलेंस बन गया, 1000। हो सकता है कि हम मान लीजिए कोई क्रेडिटर का अकाउंट बनाए होंगे, क्रेडिटर में कितना बैलेंस बच गया, मान लीजिए 3000, ठीक है। अपना मन से नंबर लिख रहे, क्रेडिटर के अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया, 3000। मान लीजिए हम किसी को सैलरी का पेमेंट किए होंगे, तो सैलरी के अकाउंट में कितना रुपया है, 2000। फिफ्थ नंबर, मान लीजिए हम किसी से कोई रेंट रिसीव किए होंगे, रेंट रिसीव किए होंगे तो रेंट रिसीव में कितना है, मान लीजिए 1000 रुपया। मान लीजिए हम कैपिटल का अकाउंट बनाए होंगे, तो कैपिटल में मेरे पास कितना होगा, कैपिटल में कितना होगा, 3000। सर आप क्या कर क्या रहे हैं, देखो जितने भी हम अकाउंट खोले होंगे सबका नाम यहाँ लिख लेंगे, जितना भी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल सबका, और सबका या तो डेबिट बैलेंस आ रहा होगा या तो क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को डेबिट में कॉपी करते जाओगे, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में कॉपी करते जाओगे। सर आप तो बिना अकाउंट बनाए बैलेंस डेबिट्स में कैसे लिख दिया, अपने मन से लिख रहे थे। देखो अमाउंट तो अपने मन से लिख रहे थे, लेकिन डेबिट बैलेंस होगा ये गारंटी देते हैं। सर कैसे, रूल होता है, जितने भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं और जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, इनका हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा,
डेबिट बैलेंस। और जितने भी बिजनेस में लायबिलिटी होते हैं या जितने भी बिजनेस में इनकम कमाते हैं या बिजनेस में जो ओनर का क्या लगा होता है कैपिटल, इनका पक्का क्या मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस तो इजीली बन जाएगा। अगर तुमको सिर्फ ये पता है कि आइटम एसेट है तो तुरंत एसेट को यहां पर लिखो और उसको किस कॉलम में छाप दो, डेबिट बैलेंस में। तो देखो ना, कैश और फर्नीचर दोनों क्या होता है, एसेट, दोनों को हम किस कॉलम में लिखे, डेबिट बैलेंस में। क्रेडिटर हमारे बिजनेस का क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी को किस कॉलम में लिखे, क्रेडिट बैलेंस में। सैलरी हमारा खर्चा होता है, खर्चे को किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस में। रेंट रिसीव की ये हमारा इनकम है, किस कॉलम में लिख दिए, क्रेडिट बैलेंस में। और ऑनर का कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट। हम यहाँ पर सोच करके नंबर इसलिए लिखे क्योंकि हम एक चीज बताना चाहते हैं, दोनों साइड का टोटल करोगे तो क्या करना चाहिए, मैच। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन मकसद ही यही है, हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा डबल एंट्री सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी ए क्रेडिट, हर डेबिट के लिए क्या हुआ होगा, क्रेडिट। तो अगर मेरे जर्नल एंट्री बनाते समय कोई मिस्टेक हो गया हो या अगर कोई लेजर में पोस्टिंग करते समय मिस्टेक हो गया हो तो वो हमको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। क्योंकि यदि ये मैच नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हमसे हुआ होगा। तो सर इसका मतलब यह है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो पक्का सब कुछ सही बना होगा, नहीं भैया। जैसे डिटोल का प्रचार में क्या लिखता रहता है, डिटोल कीटाणु मारे कितना, 99.9। हाँ, तो 0.1% का मिस्टेक तो यहां भी है। सर ऐसे कैसे, अगर कोई ट्रांजेक्शन ही तुम उड़ा दिए, ट्रांजेक्शन ही उड़ा दिए, मतलब ना उसको डेबिट में रिकॉर्ड किए ना उसको क्रेडिट में, तो ना तो डेबिट का अमाउंट आया ना ही क्रेडिट का, तो अमाउंट में तो गलती हुआ ही नहीं। हाँ, भले ये कम नंबर से आ रहा होगा लेकिन मैच तो दोनों करेगा। मान लीजिए तुम 2000 का ट्रांजेक्शन को उड़ा दिए तो तुमको क्या पता चलेगा, 9,000 की जगह कितना आ गया, 7,7। लेकिन तुमको पता कैसे चलेगा कि 9,000 आना चाहिए था, क्योंकि तुम ट्रांजेक्शन ही क्या कर दिए, उड़ा दिए। तो कुछ गलती फिर भी ऐसा हमारे अकाउंट्स में हो जाता है कि उस गलती के होने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। लेकिन फिर भी यार अगर ट्रायल बैलेंस बना लेते हो तो 99.99% तो तुमको एक संतुष्टि मिल जाता है कि मेरा जर्नल ठीक बना होगा, मेरा लेजर ठीक बना होगा। तो ये हो गया अपना समरी में पहला काम क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। क्या ये बनाना जरूरी है, नहीं, ये तो तुम अपने एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बना रहे हो कि मेरा सारा कुछ सही हो रहा है कि नहीं। और ये भी तुमको 100% गारंटी नहीं देता, एक आश्वासन देता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा होगा। ठीक है, तो सर अब क्या करें, अब मेन देखा जाए तो समरी का काम अब है। अब हम लोग अपने बिजनेस का क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो डॉक्यूमेंट बनता है, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक क्या बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो यही है हमारा पूरे अकाउंटिंग करने का मेन मकसद। हम लोग अपने बिजनेस का क्या जानना चाहते हैं, प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो जब हमारा साल खत्म होता है तो साल भर जो भी हम एक्टिविटी करते, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते उसको जर्नल में लिख लेते, जर्नल से लेजर बना लेते, और जब साल खत्म होता है तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। और अब ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बना लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो ये रहा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बस दो साइड है, लेफ्ट साइड हो गया डेबिट साइड, राइट साइड हो गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अपना क्या कॉपी कर दो, इनकम, और डेबिट साइड में क्या कॉपी कर दो, अपना एक्सपेंस। बिकॉज फायदा और नुकसान जानने के लिए दो ही चीज तो चाहिए, कमाई और खर्चा, कितना कमा रहे और कितना खर्चा कर रहे। अब देखो इनकम और एक्सपेंस को ढूंढने के लिए तुमको ज्यादा दूर जाने का दरकार नहीं है, तुम्हारे पास क्या बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में तो सबका खाता है, सबका लिस्ट तैयार है, इसी में से ढूंढ लो जो जो इनकम है उसको कहाँ लिख देना, इनकम में, और इसी में ढूंढ लो जो जो खर्चा है उसको कहाँ लिख देना, खर्चे में। तो सारा खर्चा एक साथ यहाँ लिख दो, सारा इनकम एक साथ यहाँ लिख दो, और दोनों को कंपेयर करके देख लो बिजनेस में क्या आ रहा है, या तो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा या तो बिजनेस का क्या आ रहा होगा, नेट लॉस आ रहा होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट आ रहा होगा या तो लॉस आ रहा होगा। ये काम कर लिए। इसके बाद हम लोग अपने बिजनेस का क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, अपने बिजनेस का एसेट्स और अपने बिजनेस का लायबिलिटीज। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो साल भर में तुम बहुत खर्चा कियोगे, हर खर्चा यहां नहीं गया है, कुछ जिसका बेनिफिट कब मिलता है, फ्यूचर में, वो क्या बन जाता है, एसेट। तो बहुत सारे एसेट्स भी हमारे पास होंगे, और हो सकता है कि कुछ लोगों से हम पैसा उधार में लिए होंगे जो साल भर में नहीं चुका पाए, तो कब चुकाएंगे, बाद में, तो वो अब हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी। तो सारे एसेट्स को लिख लो और सारे लायबिलिटी को लिख लो। हाँ, लायबिलिटी के अंदर में ऑनर का क्या आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा, बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो बस इसको फिर बंद कर देंगे, और बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। सबसे बड़ा खूबसूरती अकाउंट्स का ये है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। नहीं मैच किया तो सर कुछ गड़बड़ होगा, समझ में आया? इसलिए हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस बना करके ना एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, ये दोनों अगर मैच कर रहा है तो पक्का तुम्हारा ये दोनों भी मैच कर जाएगा। और अगर यहां मिस्टेक है तब तो फिर ये वाला तुम्हारा कभी भी सही बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डेबिट और क्रेडिट में
मिस्टेक है तो तुम्हारा जो पी एंड एल अकाउंट बनेगा और जो बैलेंस शीट बनेगा, ना तो ये सही प्रॉफिट और लॉस बता रहा होगा और ना ही ये सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा होगा। तो ये पूरे अपने अकाउंट्स का जर्नी, इसी को हम लोग को धीरे धीरे क्लास में पढ़ना है। जर्नल बनाना सीखेंगे, तो जर्नल से सिखाने से पहले तुम लोग को हम बेसिक टर्म्स पढ़ाएंगे। बेसिक टर्म्स पढ़ाने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस और माइनस करना सिखाएंगे। फिर तुम लोग को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाएंगे। फिर जर्नल चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर जर्नल के बाद लेजर चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर लेजर के बाद तुमको ट्रायल बैलेंस पढ़ाएंगे। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद बीच में और भी छुटपुट चैप्टर आएगा, लेकिन अपना आखिरी चैप्टर कौन सा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही अपने अकाउंट्स का पूरा जर्नी। इसी तरीके से सर ये बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, तो क्या अकाउंट्स खत्म हो गया? नहीं, एक काम अभी बाकी है। अब इसका क्या करो? एनालिसिस। क्या करो? एनालिसिस। क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब फ्यूचर के लिए तो डिसीजन लेना है ना। तो तुम अपना ये एक तरह से वही हो गया जो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया ना अभी 10th का, जिसको वेट करके तुम क्या किए? एनालिसिस किए, और उसके बेसिस पर तुम डिसीजन लिए कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स। उसी तरीके से इसके बेसिस पर अब हम लोग को क्या करना है? डिसीजन लेना है। तो इसका क्या करना है? एनालिसिस करना है। और फिर इन डॉक्यूमेंट को क्या करना है? ये जो भी रिपोर्ट अपना आया इसको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। किन के साथ? यूजर्स के साथ। कौन होते हैं यूजर्स? जैसे ऑनर जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस में हम कितना कमा लिए, मैनेजमेंट जानना चाहता है कि वो बिजनेस को जो मैनेज कर रहा है, बिजनेस के लिए पॉलिसी वगैरह बना रहा है, डिसीजंस ले रहा है, उससे बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे बिजनेस के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो उनको अपना क्या बता दो? परफॉर्मेंस बता दो और अपना फाइनेंशियल पोजीशन बता दो। तो यही अपना पूरा अकाउंटिंग। अब एक बार रीड करो, शायद समझ में आ जाए। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating financial information in a useful manner to the users of accounting। बट देखा जाए तो मेन काम क्या करना है तुमको? रिकॉर्डिंग करना सीखना है जर्नल में, क्लासिफाइंग सीखना है लेजर में, और समरी में क्या तैयार करना है? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा क्या तुम एनालिसिस कर पाओगे? अभी तो छोटे बच्चे हो, अभी कहाँ से एनालिसिस कर पाओगे? एनालिसिस करने का काम तुम्हारा नहीं है, और कम्युनिकेट करने का भी काम तुम्हारा नहीं है। ये तो कंपनी कम्युनिकेट करेगी, अपने वेबसाइट में डाटा अपलोड करेगी, तुम किसको कम्युनिकेट करोगे? तो तुम्हारा काम सिर्फ क्या है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना और समरी करना। ठीक है, बड़े आगे चलो। हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, डिफिनेशन देख लो। उसी बात को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज में लिख देता है स्कॉलर लोग। देखो, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। डिफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। एक ही बात है। देखिए 3 इडियट में, 3 इडियट का वो सबसे बेस्ट सीन क्या होता है? उसको जो बाहर जाने बोलता है, क्या था उसको? हाँ, बुक्स। हाँ, तो बुक्स का डिफिनेशन दिया था, तो वो पूरा बुक्स का टेक्निकल डिफिनेशन दिया था। तो बोला है भाई क्या बोलना क्या चाहते हैं? तो बोला आसान भाषा में से क्या समझा रहे सर? बुक छूट गया। तो वही चीज़ है, आसान भाषा में यही है, और टेक्निकल भाषा में जाना है तो रट पाओ तो रट लेना, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, बड़े आगे चलो। अकाउंटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, ये इसमें भी वही स्टेप बताया गया कि सबसे पहले क्या किया जाता है? अपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो कि वो फाइनेंशियल है कि नहीं, फिर उसका मनी वैल्यू मेजर कर लो, फिर उसको रिकॉर्ड कर लो, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर समरी तैयार किया जाएगा, और फिर उसका एनालिसिस, और लास्ट में क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या होता है? हाँ, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी तो क्या है? एक सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें पूरा अकाउंटिंग कैसे करते वो बताया गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, लेजर कैसे बनाना है, जर्नल कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे होगा, वो सारा कुछ बताया गया। क्या रूल्स हम लोग को फॉलो करना है, क्या प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो करना है, वो सारा हम लोग को पता है। मतलब बेसिकली अकाउंटेंसी क्या बताता है कि अकाउंटिंग करते कैसे है, उसका पूरा नॉलेज। ठीक है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन accounting. It explain how to maintain books of account, how to summarize them and how to analyze and communicate it to the users। तो ये सारा बात बता रहा है कि कैसे जर्नल बनेगा, कैसे लेजर बनेगा, क्या रूल्स हम लोग को फॉलो करना है, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, मतलब पूरा ज्ञान दिया हुआ है। सो अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, बढ़े आगे चलो। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है? वही लिखा हुआ मिलेगा। अकाउंटेंसी इज द knowledge whereas accounting is the action or process। accounting process is carried out on the basis of the rules and principles framed by accountancy। मतलब accountancy में जो rules हम लोग सीखेंगे, जो principles हम लोग सीखेंगे, उसी के basis पर तो हम लोग क्या करेंगे? accounting करेंगे। thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy। ठीक है,
चलो, अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी स्कूल में टेस्ट होगा, मंडे टेस्ट होगा, सब जगह ये क्वेश्चन एकदम समझो आना ही आना है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है, एकदम याद करके जाना है। तो देखो, हम लोग जब अभी अकाउंटिंग का डिफिनेशन पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस कर रहे थे, उसमें 7 स्टेप का जिक्र किया गया है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, है ना। तो उसमें से जो पहला 4 स्टेप है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, मतलब लेजर बनाने तक का जो काम है वो किस में आता है? बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद जो समरी तैयार करेंगे, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स के साथ, ये जो बड़ा काम है ये किस में आता है? अकाउंटिंग में। जब सिर्फ अकाउंटिंग का बात करते तो सारा कुछ बोलना है, लेकिन जब उसको डिस्टिंग्यूज करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तब पहला 4 स्टेप किस में आ जाएगा? बुक कीपिंग में, और आखिरी का 3 स्टेप किस में आ जाएगा? अकाउंटिंग में। सो बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। एंड अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग। रटने वाला बात है, ठीक है। ये कैसा स्टेज है? क्योंकि पहले क्या करोगे? क्या डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लोगे? नहीं, पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, तब जाकर के ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनेंशियल। तो पहले क्या होगा? बुक कीपिंग, प्राइमरी स्टेज, और ये उसके बाद होगा तो क्या हो गया? सेकेंडरी। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए तुमको लेजर चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर तो क्या बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज द बेसिस एंड इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, डेली सेम काम करना है। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। ये कौन करता है? जूनियर स्टाफ। ये कौन करता है? सीनियर स्टाफ। जूनियर और सीनियर का मतलब क्या है? सिंपल सा बात है, नॉलेज और स्किल का है। जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा स्किल नहीं है, वो क्या करेगा? बुक कीपिंग। जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल है, ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, तो वो क्या करेगा? अकाउंटिंग, ठीक है। छोटा बाबू और बड़ा बाबू। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। इसके लिए कोई ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, बस तुमको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखा दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आराम से जर्नल लेजर तक का काम तुम कर सकते हो। लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। जो बंदा ये काम करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का या उसका एनालिसिस करने का, अब देखो कंपनी के अंदर में, बड़े बड़े कंपनी के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का काम सीए का है, क्योंकि उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्क रहता है, तो इतना सारा चीज है, उसको कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? जिसको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, जो भी हमारे गवर्नमेंट का लॉज है उसके बारे में उसको पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता हुआ है, तो जिसको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा स्किल है, वो क्या कर सकता है? एनालिसिस का काम कर सकता है, ठीक है। मेन एम हमारे बुक कीपिंग का क्या है? द मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। काफी आसान हो जाएगा। चलो फटाफट से बोलो। बुक कीपिंग, जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग ends. This job is mechanical in nature and does not require special skill, but accounting requires special skill and it is dynamic in nature. Bookkeeping is basically concerned with identifying, measuring, recording and classifying, and accounting is basically concerned with summarizing, analyzing, interpreting and communicating. ठीक है, ये बढ़िया आगे। चलो, तीनों के बीच में अगर रिलेशनशिप पूछेगा तो बस एक डायग्राम बता देना। सबसे अंदर क्या आएगा? मतलब सबसे छोटा स्कोप किसका है? बुक कीपिंग का। उसके बाद, क्योंकि अकाउंटिंग जब बात करते हो तो अकाउंटिंग में तो सब कुछ आ जाता है ना। हाँ, अकाउंटिंग, और उसके ऊपर क्या है? यानी अकाउंटेंसी ही तो पूरा सिखाता है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट क्या है? बुक कीपिंग। तो डायग्राम अपने आप में काफी है, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल, तो अभी जो तुम लोग हम अकाउंटिंग को जो प्रैक्टिकली बता रहे थे, ये पूरा वही अकाउंटिंग साइकिल है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल बनाने का जो प्रोसेस, उसी को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। पहले जर्नल बना लिए, फिर उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। जर्नल से ट्रांजेक्शन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर में, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। फिर लेजर का क्या निकालते हैं? बैलेंस, कि डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस। फिर उसके बेसिस क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। फिर हम लोग अपना एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर क्या बनाते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट, मतलब कि क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बस यही पूरा अपना क्या हो गया? अकाउंटिंग साइकिल। मतलब जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। यही अपना है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? अब देखो, ऑब्जेक्टिव तो वैसे काफी है, 6 पॉइंट हम नोट्स में लिखे हुए हैं। एग्जाम में तुमसे 2 या 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कोई भी 2-3 ऑब्जेक्टिव याद कर लो बिना देखे। सबसे 2 मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, अपने बिजनेस का क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिट और लॉस, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। बस काफी, इतना 2 याद कर लो। रिकॉर्ड फाइनेंशियल
एक तो हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी करके रखना चाहते हैं, बिकॉज हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को याद कर सके, ठीक है। तो साल भर में इतना सारा ट्रांजेक्शन होगा, याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सब ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में डायरी में रिकॉर्ड करके चलो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और फिर मेन काम क्या है अपना, क्या निकाल लो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस, और क्या जान लो, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव कम से कम याद कर लो। पहला, सिस्टमेटिक मैनर में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना है और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, ठीक है। बाकी और भी है, हम लोग को अपना इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है किनको, यूजर्स को, और अपने बिजनेस के एसेट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट तो तभी कर पाओगे जब तुमको अपने बिजनेस के एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तुमको यही नहीं पता तुम्हारे पास फर्नीचर कितना था, तो कल को दिन फर्नीचर चोरी भी हो जाएगा तो पता क्या चलेगा। स्कूल में लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स है, बच्चा चाहे तो बुक चोरी कर सकता है, लेकिन मैडम क्या करती है, एक एक बुक का वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। अगर कोई बच्चा बुक इशू करवाता है तो डायरी में उसका, लाइब्रेरी का जो कार्ड है उसमें एंट्री किया जाता, ताकि एक भी किताब चोरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम उसका हिसाब तो मेंटेन करके रखो, कितना था, कितना आया, कितना बच गया, कितना तुम्हारे गोडाउन में होना चाहिए। हो जाए। अकाउंटिंग करने का एडवांटेज क्या, अब देखो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है और जो एडवांटेज है दोनों का आंसर सेम है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम, मेरा मकसद क्या है अकाउंटिंग करने का, ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट और लॉस है, या बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। एडवांटेज भी तो यही है कि अकाउंटिंग करने से ही तो पता चलता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी बस आंसर का बोलने का तरीका बदल जाएगा। एक तरफ हम ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, और एडवांटेज में वही बात को बोल रहे हैं कि हमको पता लगता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और एडवांटेज बोलता है कि हमको पता लग जाता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो दोनों आंसर तो क्या है, सेम ही है। बहुत बच्चा बोलता है सर कंफ्यूजन हो रहा है, हम बोलते हैं कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा बात है, दोनों में आंसर भी क्या लिखना है, सेम, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हम लोग को एडवांटेज क्या है कि क्या बताता है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस। मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है प्लानिंग करने में, डिसीजंस वगैरह लेने में। रिप्लेसेस मेमोरी, मतलब आप अपने को कुछ याद नहीं रखना है, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन का तो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर लिए, तो याद रखने का दिक्कत नहीं है। कंपैरिजन करने में काम आता है, अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में काम आता है। लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला तुमसे सबसे पहले तुम्हारा बैलेंस शीट मांगेगा, वहाँ काम आता है, ठीक है। कोर्ट में एज एविडेंस तुम अपने अकाउंट्स को शो कर सकते हो। पार्टनरशिप बिजनेस में काम आता है, क्योंकि अकाउंटिंग करोगे तो पार्टनर्स लोग आपस में प्रॉफिट का डिवीजन सही तरीके से कर पाएगा। बिजनेस को अगर बेचना है तो अपने बिजनेस का प्रॉपर वैल्यूएशन करने के लिए अपने एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा हिसाब होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें अकाउंटिंग अपना काम आता है, ठीक है। इसमें समझाने से कम तो रटने वाला ही बात ज़्यादा है, इसको तो तुम खुद से भी रीड करोगे तो वही मतलब निकलेगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट याद कर लेना। अकाउंटिंग का लिमिटेशंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग है तो बहुत अपने लिए अच्छा सब्जेक्ट, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ कमी रह गया। क्या कमी रह गया, देखो अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। इस क्योंकि होता क्या, हम लोग अपने जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो कई बार हम लोग को कोई चीज़ का एस्टीमेट लेना पड़ता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो क्या करते हैं, एस्टीमेट लेते हैं। अब जब एस्टीमेट लेने का बात आएगा तो वो तो पर्सन अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अंदाज के हिसाब से लेगा, तो कई बार हम लोग एस्टीमेट ले लेकर के काम करते हैं। इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि अकाउंट 100% एग्जैक्ट है, ये एकदम एग्जैक्ट हम लोग को सही प्रॉफिट और लॉस बताएगा। ये तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है जो एस्टीमेट ले रहा है। वो जैसे मान लीजिए हम लोग डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एसेट का जो यूजफुल लाइफ लेना होता है वो लोग अपने हिसाब से लेते हैं कि मेरे पास मशीन है तो मशीन कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा कि 7 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा, वो हम लोग को एस्टीमेट करना होता है। तो कई बार अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी किया जाता है, बढ़ा करके घटा करके, ठीक है। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज कई बार हम लोग एस्टीमेट लेके काम करना पड़ता है। सबसे बड़ा खराबी अकाउंट्स में हमारा ये ना, हम लोग अकाउंट्स में सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट का बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही पकड़ते हैं, कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अब हमारा भी मजबूरी है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, बिकॉज अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग ही सब मॉनिटरी टर्म्स में होता है, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भले इंपॉर्टेंट भी है फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, ये बात कंपनी के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, बट क्योंकि अब उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। उसको जितना सैलरी का पेमेंट करेंगे, बोनस जितना पेमेंट करेंगे वो तो रिकॉर्ड होगा, बट उसका ईमानदारी या उसका बेईमानी ये सब बात को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बहुत सारे चीज़ है जो जरूरी तो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट उनको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। बायसनेस होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में कई बार ना एक काम को करने का 2 अल्टरनेटिव दिया होगा, एक काम को करने का 2 अल्टरनेटिव होगा। जैसे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का 2 मेथड है, WDV मेथड है और SLA मेथड है। तो भैया अकाउंटेंट तो वही मेथड लगाना चाहेगा जिससे उसका रिजल्ट क्या हो, ज़्यादा सही सो हो, ठीक है। तो बायसनेस होता है।
प्राइस लेवल चेंज को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर, क्योंकि देखो हम लोग जैसे मशीन खरीदे या जमीन खरीदे, मान लीजिए जमीन खरीदे 2 लाख का, तो जितने का खरीदे बुक्स में उसको उतने का ही दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है, रुपए का वैल्यू बदल रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है उसका इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते, हम लोग प्राइस लेवल चेंज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग को सिर्फ क्या बताता है, अपना एक एस्टिमेटेड पोजीशन बताता है, ना कि रियल पोजीशन बताता है, बिकॉज रियल पोजीशन तो तुमको उस दिन पता चलेगा जिस दिन अपने बिजनेस को बंद करोगे और मार्केट में एसेट्स को बेचोगे और लायबिलिटी को चुकाओगे। तो बैलेंस शीट तुम्हारा कोई भी तुमको रियल पोजीशन नहीं बताता, सिर्फ एक एस्टिमेटेड पोजीशन बताता है। चलो इसके बाद देखो एक और लिमिटेशन क्या है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ना, हम लोग अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है वो ना बता करके उसमें मैनिपुलेशन करते हैं। देखो हम लोग का मान लीजिए बैलेंस शीट उतना अच्छा नहीं है, मतलब हमारे पास एसेट्स उतना सफिशिएंट नहीं है, जैसे अगर हमको बैंक में भी लोन लेने जाता है तो बैंक वाला तो तभी हमको लोन देगा जब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा। तो कई बार हम लोग अपने फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करना चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारा एग्जाम हुआ और तुमको मार्क्स आया है 39, समझ रहे हो क्या करोगे, इधर से घुमा करके उसको क्या बना देते हैं 89, इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन करना। तो अकाउंट्स में होता है मैनिपुलेशन, हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है, यूजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर तो वो जो हमारे कंपनी के अंदर के लोग हैं, जैसे ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जिसको एकदम माइन्यूट से माइन्यूट बात का पता है, ठीक है, जिसको डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लोग को सप्लाई करना हर एक बात। और एक्सटर्नल यूजर तो बाहर वाले लोग हो गए, जैसे इम्प्लॉयज़ हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गई हमारे, या बैंक जहाँ से लोन लेकर के आते हैं, ये सब बाहर वाले पार्टी हो गए, ठीक है। तो हम लोगों को इनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना होता है, ठीक है। अब हर बंदे का अपना अपना नीड है इन्फॉर्मेशन लेने का। जैसे ऑनर क्या जानना चाहता है, ऑनर ही तो बिजनेस में पैसा लगाया, सारा रिस्क किसका, ऑनर का, तो ऑनर जानना चाहेगा कितना प्रॉफिट और लॉस है, हम जो पैसा बिजनेस में लगाए वो सेफ है कि नहीं। मैनेजमेंट को भी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैनेजमेंट ही तो हमारे कंपनी के लिए पॉलिसी बना रहा है, सारा डिसीजन ले रहा है, प्लानिंग वगैरह कर रहा है, तो मैनेजमेंट भी तो जानना चाहेगा कि हमारा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उससे कंपनी को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, क्या पॉलिसी को चेंज करने का जरूरत है कि नहीं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे इंटरनल में तो ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बाहर वाले में कौन कौन आ गए, जैसे इम्प्लॉयज़। अब इम्प्लॉयज़ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो इम्प्लॉय भी तो जानना चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर तरक्की करेगा तो एम्प्लॉय को भी क्या मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, प्रमोशन होने का चांस है, जॉब का सिक्योरिटी रहेगा, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जनरेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके, वो सब इनके साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मतलब देखो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होगा वो सबके साथ साझा करना है, ठीक है। क्रेडिटर, ये वो लोग हैं जिनसे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं, तो ये भी तो जानना चाहेंगे भैया जिस व्यक्ति को हम लोग उधार में माल दिए उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि बिजनेस अच्छा चलेगा तो हमको एक ये रहेगा कि हाँ मेरा पैसा टाइम पर हमको मिल जाएगा, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन लोग से हम लोग को जरूरत पड़ता है तो लोन ले लेते हैं, तो बैंक वाला भी तो जानना चाहेगा कि हम जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड किए वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अच्छा चलेगा तो मेरा प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट होगा और जो ब्याज का बात हुआ था वो ब्याज भी टाइम पर मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो कोई बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है गवर्नमेंट भी जानना चाहती है, बिकॉज प्रॉफिट के ऊपर क्या निकलता है, टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। कस्टमर, अब देखो तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन से माल परचेस करके ला रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ तुम लॉन्ग टर्म जुड़ जाते हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम अपने मोबाइल में एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, तो एयरटेल का मार्केट में कोई भी न्यूज आएगा या एयरटेल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उससे हमको फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक एयरटेल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो भैया अगर मान लीजिए कल को दिन न्यूज आया कि एयरटेल कंपनी बंद होने वाली है तो उससे हमको फर्क पड़ जाएगा। तो कस्टमर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर उस पर डिपेंडेंट है तब तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, प्रेजेंट इन्वेस्टर वो जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए, और पोटेंशियल वो जो सोच रहे कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं। तो इन लोग को भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज प्रेजेंट इन्वेस्टर ये जानना चाहेगा कि हम जिस कंपनी में पैसा लगा करके रखे वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर में और ग्रोथ होने का चांस है, तो उस कंपनी का शेयर खरीद करके रखेंगे, ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो बेच करके जल्दी से जल्दी निकल जाओ। और पोटेंशियल इन्वेस्टर भी तो सोच रहे होंगे कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें हम अपना पैसा को इन्वेस्ट करेंगे। तो देखो हर बंदा कहीं ना कहीं बिजनेस का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, कंपनी के बारे में जानना चाहता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, बिकॉज सबका अपना अपना इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑनर का भैया पैसा लगा हुआ है तो रात को उसको नींद नहीं आएगा, मैनेजमेंट बेचारा सारा प्लानिंग पॉलिसी डिसीजन वही लेता है तो उसको टेंशन होगा, कस्टमर उससे माल खरीदते तो कस्टमर को टेंशन होगा। हर बंदे का अपना अपना कुछ ना कुछ लगाव है एक बिजनेस के साथ, तो हर बंदा उस कंपनी का क्या जानना चाहता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग जो अकाउंटिंग करते तो हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? हम लोग को बिजनेस का क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस, क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन, कितना एसेट्स है अपने पास, कितना लायबिलिटी है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइम पर अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पैसा चुका पाएगा कि नहीं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जिसको हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है 12 मंथ्स के बाद। तो मेरा सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा है कि नहीं, बैंक से जो लोन्स उठा करके रखे उसको हम लोग टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंसी हो गया। इंफॉर्मेशन अबाउट द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है कि हम अपने छोटे छोटे लायबिलिटी को, मतलब करंट लायबिलिटीज को टाइम पर पैसा चुका पाएंगे कि नहीं। और एक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, कितना बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस से कितना कैश जा रहा है, कहां कहां से कैश आ रहा है और किन किन जगह हम लोग का कैश जा रहा है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को अकाउंटिंग करने से मिलता है। पहला इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा अपना लिक्विडिटी पोजीशन, फोर्थ अपना सॉल्वेंसी पोजीशन एंड फिफ्थ अबाउट द कैश फ्लोज। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? क्या गलत इंफॉर्मेशन देना है? नहीं। इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने वाले को क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। तो कोई भी चीज किसी को तब समझ में आएगा जब वो कैसा होना चाहिए? सिंपल टर्म्स में होना चाहिए। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, ताकि एकदम एक लेमन को भी समझ में आ जाए। वो क्या होना चाहिए? रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब तुम्हारे काम का होना चाहिए। काम का वो बात, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करे जिसके बेसिस पर तुम डिसीजन ले सकते हो। मतलब तुम पूछ रहे हो आम, हम तुमको बता रहे इमली, तो नहीं। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पर तुम डिसीजन लोगे। इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल, मतलब ताकि तुम देखो कोई भी बंदा किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ना 4 बार उसका क्या करता है? कंपेरिजन करता है। उसका मतलब इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके पिछले 5-6 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या करता है? कंपेयर। तो इंफॉर्मेशन ऐसा हो जिसको लोग क्या कर सके? कंपेयर करके डिसीजन ले सके। और इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन एक भी नहीं देना है, क्योंकि लोगों का भैया एकदम मेहनत का कमाई बर्बाद हो जाएगा नहीं तो, अगर गलत डिसीजन ले लेंगे तो। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को प्रोवाइड करो वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल। तो किसी को कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन दो तो उसमें 4 बात होना चाहिए। पहला वो क्या होना चाहिए? सामने वाले को समझ में आए, उसके काम का हो, उसको वो कंपेयर कर सके, और फिर वो उसके लिए क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग का ब्रांचेस, ये तो बेकार क्वेश्चन है। अकाउंटिंग अलग अलग ब्रांचेस है। हम लोग कौन सा पढ़ने वाले 11th-12th में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना सीखेंगे। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल लगा, जो लेबर का खर्चा लगा, जो एक्सपेंस का खर्चा लगा, एक एक छोटे से छोटे बारीक से बारीक खर्चे का उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्योंकि अगर वो कॉस्ट ही नहीं कैलकुलेट कर पाएगी उस प्रोडक्ट का तो मार्केट में वो सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएगी। तो कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है हम लोग को। ठीक है, कॉस्ट पर फोकस ज्यादा होगा। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है? मैनेजमेंट को कंपनी में डिसीजन लेने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करके मैनेजमेंट को सप्लाई करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में। फिर एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम सोसाइटी के लिए कितना हार्म पहुंचा रहे हो, चाहे सोसाइटी के लिए कितना तुम बेनिफिट क्रिएट कर रहे हो, उसका भी एक हिसाब रखो। आज के डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो इतना करोड़ों रुपया कमा रही है, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ 5-10% सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा करती है, तो उसका भी हिसाब देती है। ठीक है। और एक क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग तो कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट तो ह्यूमन बीइंग है। इंप्लॉय ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स आज के डेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट क्योंकि उसको हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर पाते इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करते। बट धीरे धीरे अकाउंटिंग में इतना डेवलपमेंट आएगा कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का भी अकाउंटिंग कर पाएंगे। अकाउंटिंग करने का 2 सिस्टम होता है, एक होता है डबल एंट्री, एक होता है सिंगल एंट्री। वैसे तो साल भर तुम लोग हमसे डबल एंट्री सीखोगे, बस एक छोटा सा चैप्टर है सिंगल एंट्री का। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हम लोग अपने अकाउंट्स में, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना उसमें एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट होता है, और हम लोग को दोनों को रिकॉर्ड करना है, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? आधा अधूरा हिसाब रखा जाता है। किसी का डेबिट रिकॉर्ड कर लिए, किसी का क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिए, किसी को दोनों रिकॉर्ड कर लिए, किसी का दोनों रिकॉर्ड नहीं किए। आधा अधूरा जो बंदा हिसाब मेंटेन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल। और जो पूरे साइंटिफिक बेसिस पर तुम डेबिट क्रेडिट पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा है। अब हम तुमको सुपर फास्ट दिखाते हैं, सुपर फास्ट का भी सुपर फास्ट। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स पूरा चैप्टर बोलेंगे। ठीक है, हाँ बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो। ठीक है पानी पी लेते हैं। ठीक है,
मतलब वो एकदम स्पीड में, जैसे होता ना एग्जाम के समय, ये तब काम आएगा जब तुम पूरा पढ़ के बैठे हो और बस 5 मिनट में तुमको चैप्टर सुनना है कि कोई फटाफट फटाफट बोल दे। ठीक है, स्टार्ट करें? पता नहीं बोल पाएंगे। हाँ चलो, देखो ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक रिवीजन है। फास्ट ट्रैक रिवीजन मतलब क्या, 5 मिनट के अंदर में पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, मेरे साथ बोलना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर तुमको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जाना है तो ये वाला रट लो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। रट सकते हो तो रट लेना। फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही बात लिखा हुआ, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, उसके आगे बढ़ते जाओ। सबसे मेन बात इसमें ये रटने वाला है, कौन सा? अकाउंटेंसी। तो वही पूरे अकाउंटिंग का जो नॉलेज की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, उसका लेजर कैसे बनाते हैं, समराइजिंग कैसे करते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल सारा कहां दिया हुआ है? अकाउंटेंसी में। और उस नॉलेज को जब अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस क्या है? अकाउंटेंसी तो नॉलेज है पूरा, ठीक है, और अकाउंटिंग उसका क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस एग्जाम में पूछेगा। तो बता, बुक कीपिंग में पहला 4 स्टेप आता है। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, एंड अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये प्राइमरी स्टेज है, वो सेकेंडरी स्टेज है। ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, वो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग, इट इज रूटीन इन नेचर एंड इट इज dynamic in nature. It does not require special skill, it requires special skill. The main objective of bookkeeping is to maintain systematic record of the transaction, but the main objective of accounting is to find out the net result of the business operation and financial position of the organization. आगे बढ़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ये तीनों में डिफरेंस ये देख लेना। रिलेशनशिप सबसे पहले क्या है? बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं, जर्नल से फिर क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, मतलब लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, फिर उसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर जाकर के हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। मतलब पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? 2 ऑब्जेक्टिव याद कर लो। अपने बिजनेस का क्या जानना? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड, एंड दूसरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, कि कितना अपने पास एसेट्स है या कितना अपने पास लायबिलिटी है। ठीक है, अकाउंटिंग करने का एडवांटेज यही कि अपने को बिजनेस का क्या पता चलता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और बिजनेस का क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। उसके अलावा और भी बहुत सारा इसमें एडवांटेज दिया हुआ है। अकाउंटिंग का लिमिटेशन, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज हम लोग कई बार एस्टिमेट ले लेकर के काम करते हैं। अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? इग्नोर, बिकॉज हम लोग अकाउंटिंग के अंदर में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। बायसनेस तो होगा, बिकॉज जब भी कोई काम को करने का 2 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होगा तो उसमें हम वही अल्टरनेटिव चूज करेंगे जिसको मेरे को ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। अकाउंटिंग में प्राइस लेवल चेंज को हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और हम लोग का ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड पोजीशन बताता, ना कि रियल पोजीशन, बिकॉज रियल पोजीशन तुमको उसी दिन पता चलेगा जब तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करोगे? बंद करोगे। और विंडो ड्रेसिंग भी होता है, मतलब मैनिपुलेशन किया जाता है। कौन कौन है यूजर्स? तो यूजर को 2 कैटेगरी में बांटा गया, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में 2 लोग आएंगे, ऑनर और मैनेजमेंट, बाकी सब बाहर वाले, जैसे इंप्लॉय हो गया, क्रिएटर हो गया, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर हो गया। सबका अपना अपना नीड है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, मतलब जो वो उसका क्या क्या टाइप है, तो हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, मतलब परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, अपना लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब कि टाइम पर करंट लायबिलिटी को पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, सॉल्वेंसी पोजीशन, मतलब टाइम पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, और अबाउट द कैश फ्लो, कितना कैश आया, कितना कैश गया। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसा होना चाहिए? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, दूसरा काम सामने वाले के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, फिर कंपेरेबल होना चाहिए, और एक रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग का कितना ब्रांचेज है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पर हम लोग बेसिकली ये जो पढ़ रहे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। फिर एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां पर बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है ना, तो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए जितना भी खर्चा लगा एक प्रोडक्ट को बनाने में उसका एक एक हिसाब रखा जाता है। फिर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को कंपनी में डिसीजन वगैरह लेना होता है, उसके लिए उसको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जो हम लोग रिपोर्ट बना करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली तुम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, कितना बेनिफिट्स पहुंचा रहे हो, उसका हिसाब रखो। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो आज के में भी होता तो नहीं है, होगा जब तब देखा जाएगा। 2 तरह का सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री, एक होता है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दोनों एस्पेक्ट को, डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। बट सिंगल एंट्री सिस्टम आधा अधूरा अकाउंटिंग है, जहां पर कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ, कभी डेबिट हुआ, कभी क्रेडिट हुआ, कभी दोनों हुआ, कभी दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बताओ सही प्रॉफिट और लॉस किससे मिलेगा? डबल एंट्री। और सही प्रॉफिट लॉस किससे नहीं मिलेगा? सिंगल एंट्री से। बस यही हम लोग का चैप्टर नंबर 1।